हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चे, आज 1 जनवरी 2026 है। आई मीन साल का पहला दिन। और इसके लिए आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो आपका। हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट जिन्होंने अपने बुने सपनों को लेकर इस वर्ष में प्रवेश कर लिया है, उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना होगी कि वो अपने सपनों को पूरा करें। अच्छा, सपनों को पूरा करना ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत आसान काम नहीं होता है, बस मेहनत का काम होता है, कंसिस्टेंसी का काम होता है। तो मैं आपको बस इतनी सी बात बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी बीट्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। हाँ, इसीलिए आपने बार बार सुना होगा, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इंटेंसिटी के साथ काम शुरू करते हैं कि आज पहली तारीख है, पहली जनवरी से हम कोई भी काम को करना शुरू करेंगे, और थोड़े दिनों तक जाते जाते वो स्थिर पड़ जाता है। दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। नहीं, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहना है, थोड़ा 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 करके ही सही उसको बढ़ाते रहना है, और ऐसे मुकाम पर पहुंचना है कि वो मोमेंटम का रूप ले ले। और जब वो मोमेंटम का रूप ले लेता है तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी ऐसे बनाना है कि वो मोमेंटम में बदल जाए। ठीक है, ये पूरी तरह साइंस है बेटा, अपने आप सक्सेस दिखने लगेगा। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी 2026 का एग्जाम नजदीक आ चुका है। यूपीएससी 2025 में सीसैट को लेकर हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सीसैट को बहुत ही आसान तरीके से लिया कि नहीं, एक ही तरह का पेपर है, वही आएगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। उसको पहले से ही, इनफैक्ट बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इसको पूरी तरह से। आप कह सकते हैं ना कि आप बता नहीं पाओगे किस तरह का पेपर आएगा। ठीक, आप उसका आकलन कर सकते हो जब पेपर आ जाएगा, लेकिन पेपर आएगा क्या, ये चीज पहले से डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। किसी साल आप देखोगे कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भर भर के, जैसे पिछले 2025 में जो क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम के भयानक क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो जनरल बच्चा तैयारी करके तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो उनको अच्छी सी तैयारी करनी होगी अगर इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो। और जस्ट उससे पहले वाला साल को देख लो, 2024 का क्वेश्चन पेपर आसान थे, बच्चों को लगा आसान आया हुआ है। तो आप ना उस ट्रैप में फंस जाओगे अगर आपने सही समय पर सही तैयारी नहीं करनी शुरू करी। और इसीलिए मैं आज 1 जनवरी का दिन है, 2026 शुरू हो चुका है। 2026 यूपीएससी का एग्जाम 24 मई को है, और महज आपके पास 150 दिन से भी कम है। मतलब आज लगा लो ना, तो आपके पास 144 दिन है, और आज का तो चलो गया समय, तो आप मान के चलो आज 143 दिन आपके पास बचा हुआ है, और इतने में आपको तैयारी करनी है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, समय रहते तैयारी करेंगे, निकल जाएंगे। अगर समय बीत जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। मैं किसी भी चीज़ को आज, इसीलिए ये सबसे बेहतर दिन मैंने चुना है। मुझे मुझे लगता है कि ये साल का पहला दिन है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि साल के पहले दिन में हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, हम सक्सेस मिलता है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल मिलेगा सक्सेस, है ना। क्योंकि आप अगर उस चीज को, जिसको आपने सही तरीके से पहले एनालिसिस किया, फिर आपने उसको, आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, सिस्टम बनाया, फिर आपने कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट डाला, और उसके बाद आप देखोगे उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और इसी पे हमें आगे बढ़ना है और आगे चलना है। देखो बेटा, आगे पढ़ने से पहले, चीज़ों को तैयार करने से पहले, जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उससे पहले दो बातें समझ लो। पहली बातों में, तीन तरह के स्टूडेंट जो मैं अपनी लाइफ में देखता देखता आया हूँ, है ना। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। बेटा, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी को। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मुझे बुलाया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ तक में भी पढ़ाने को बुलाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स बुलाती हैं मुझे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं। तो 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला आपका पेपर हुआ था यूपीएससी सीसैट का 2011 में, और 2010 से पढ़ा रहा हूँ। और उससे पहले से मैं यूपीएससी के और पीसीएस के अलग अलग जीएस में जो पेपर में एप्टीट्यूड आया करता था, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ 2006 से। तो इतना सब कुछ ना ओवर द ईयर्स देख कर आया हूँ ना, सारी चीज़ों को समझ कर आया हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तीन तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं,
पहला तरह का जो स्टूडेंट्स होता है वो समय रहते उनकी तैयारी पूरी चल रही होती है, समय के साथ वो चलना जानते हैं और वो 1 साल पहले से अपनी तैयारी को करते रहते हैं, जारी रखते हैं। मान लो यूपीएससी में कई बार वो पॉसिबल नहीं होता है तो कोई नहीं, फिर भी वो अपनी तैयारी को सही समय पर करना जानते हैं। लाइक 6 महीने पहले भी शुरू किया, 5 महीने पहले शुरू किया और उसने इतना टाइम दिया प्रॉपर कि तैयारी हो जाती है ना। चलो वो तो ठीक, अपने समय का एनालिसिस करना जानते हैं, समय के बारे में समझते हैं कि कैसे उसका यूज़ किया जाए। दूसरा तरह का जो स्टूडेंट होता है वो बड़े ही इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंट कहने का मतलब उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, कैसे करना है, वो बस खोजते ही रह जाते हैं, इधर से उधर भटकते रह जाते हैं कि कब क्या करना है, नहीं करना है। और ये करते 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 समय आ जाता है, अब करेंगे अब करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है। समय नज़दीक आ जाता है एग्ज़ाम के और फिर उसके साथ जब 2 महीने पहले टाइम बच जाता है, 2.5 महीने बच जाता है या 1.5 महीने बच जाता है, तब पैनिक करते हैं। और पैनिक करने से फिर होगा क्या, आपका समय तो बीत गया है, आप तो एग्ज़ाम फेज में पहुंच गए हैं। तो उस समय आप ढूंढते हैं कि क्या PYQs कर ले, कौन सा ऐसा टॉपिक कर ले, कोई ऐसा जादुई मंत्र बता दे, मतलब कोई मैजिकल वैंड चला दे। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, अंत में फेल हो जाते हैं। ये सेकेंड टाइप का स्टूडेंट होते हैं। थर्ड टाइप का स्टूडेंट वो होता है जो कंप्लीटली इग्नोरेंट नहीं होता है, उनको आइडिया होता है कि हमें किस वक्त पे क्या करना चाहिए, अभी सही वक्त है तैयारी करने का, उनको उसका दिल जानता है कि ये सही वक्त है तैयारी करने का और अभी शुरू कर देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्या डर होता है, वो एक रिपेल फोर्स काम कर रहा होता है। मुझे इस चीज़ को ना साइकोलॉजी को समझो, एक रिपेलिंग फोर्स काम कर रहा होता है। उसका मन भी कर रहा होता है शुरू करने का, लेकिन पता नहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसको प्रोक्रास्टिनेट करवा रहा होता है चीज़ों को। अच्छा कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, और वो अपने ही चीज़ों में धुन में सवार रहता है। मतलब वो उसको कोई एक चीज़ जो पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे मान लो करंट अफेयर्स में ही मान लो कि इंटरनेशनल रिलेशन है ना, किसी चीज़ में अगर उसे मन लगता है तो वो उसी में घुस जाता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि तैयारी ना फुल फ्लेजेड होता है, कोई एक पर्टिकुलर आपका जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है ना उससे नहीं होता है। अगर वो करना है तो जाकर फिर PhD करो ना, आगे की पढ़ाई करो ना, ठीक है, डॉक्टरेट करो ना, तो वो एक अलग बात होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो तीसरा टाइप का स्टूडेंट है ना, वो जानता है उसको क्या करना है, बट पता नहीं वो उस चीज़ से इतना डरा रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी, सीसैट में इतना मुश्किल जो आ रहा है क्या हमसे हो पाएगा। तो वो चाहता है करना कि आज ही शुरू करे, लेकिन पता नहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 वक्त बिताता चला जाता है। तो वो कंप्लीटली इग्नोरेंट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस तरह से ही माना जाए और फिर बाद में आपके पास समय कम बचता है और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो। मैं बस आपको आज जो बताने जा रहा हूं आपको समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी को आप चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं चाहिए, रॉ नहीं चाहिए, वो आपको तैयार करना चाहते हैं। एप्टीट्यूड उनको एक लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करने वाले में, एडमिनिस्ट्रेटर में हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी हो, वैसा चाहिए। इसीलिए यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने लगा है, अपना स्टैंडर्ड बनाने लगा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और एक और बात समझ लो, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना यूपीएससी की 2026 की स्ट्रेटजी में, 2-4 बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना यूपीएससी की, तो यहाँ समझ लो कि ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, 12th का बोर्ड, कि आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस एरिया से आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन उस एरिया से आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज तक जो आया हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आएगा। पता चला एक एरिया से आज आया है तो अगले साल उस एरिया से आएगा ही नहीं। पिछले साल 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से, तो हो सकता है कि इस साल 3 ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए, दूसरे से आ जाए बाकी के क्वेश्चंस, है ना। तो ये कभी अपने दिमाग में लेकर मत चलो कि पर्टिकुलर इस एरिया से इतना आएगा तो उस एरिया से उतना आएगा ही। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें समझ लो। चलो तो हम लोग यहाँ पे जो तैयारी करेंगे ना, उसमें कुछ बातों का फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास 150 से कम दिन बचे हुए हैं, माने 150 से कम दिन बचे हुए हैं और वो है 143। तो हमारा जो टारगेट होगा ना 143 डेज का, ठीक है, 143 डेज का, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने कह लो, लेकिन 5 महीने भी नहीं कहो, मतलब लेसर देन 5 मंथ्स कहो, तुम 4.5 मंथ्स कह लो, 4.5 मंथ से ज़्यादा, ठीक है, 4.5 मंथ से ज़्यादा कह के चलो, ठीक है। तो 4.5 महीने से ज़्यादा है तुम्हारे पास, 5 महीने टच कर रहा है, पूरा 5 महीने भी नहीं है, देख लियो ना, तुम 7 दिन कम है 5 महीने में, 7-8 दिन कम मान के चलो। तो अब ऐसे में हम लोगों के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तुम तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स का
सब उससे भी पहले सब्जेक्ट वगैरह सब भी छोड़ो, सब्जेक्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करो। देखो बेटा, सबसे पहला जो चीज होता है, तुम्हें पता है कि हम सभी जानते हैं 80 क्वेश्चंस होगा। तो 80 क्वेश्चंस में तुम्हारा जो टारगेट होता है ना, ज्यादातर बच्चे कहते हैं 80 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं, और 200 मार्क्स में हम लोगों को 33% मार्क्स चाहिए। तो 33% का मतलब होता है 66 पॉइंट, मतलब 67 मार्क्स चाहिए। तो 67 मार्क्स मतलब दिमाग में चल रहा होता है कि 66 प्लस मार्क्स आ जाएगा और हम निकल जाएंगे, ठीक है। और वो 33% मार्क्स चाहिए, 33% मार्क्स आते ही हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है, इतना मार्क्स पे। तो सबसे पहली गलती आपकी यही हो जाती है कि आपके दिमाग में क्या चला गया, आपके दिमाग में क्या चला गया, 33% मार्क्स चला गया। और जैसे ही आपके दिमाग में ये 33% मार्क्स चला गया ना, यहाँ पे आप हो गए फेल, ठीक है। क्योंकि ये दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। 33% मार्क्स आपने पहले से ही दिमाग में डाल लिया ना, तो अब उससे ऊपर लाने के बारे में सोचोगे ही नहीं, है ना। तो दिमाग हमारा बहुत शार्प चीज होता है, शार्प टूल है। तो इसका इस्तेमाल ये करने के लिए कि 33% आया ना, तो आपके दिमाग में 66 छप जाएगा, 67 छप जाएगा, तो आप उससे ऊपर लाने की सोचोगे नहीं। और अगर आपका टारगेट ही यही हुआ तो वहां बहुत मुश्किल हो जाएगा अचीव करना इतना भी, क्योंकि आप गलत करने वाले हो। आप एग्जाम में क्वेश्चन ही इतना अटेम्प्ट करोगे जो कहीं ना कहीं इसको बना रहा हो, इस मार्क्स तक पहुंच रहा हो, और आप देखोगे यहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स करो। कम से कम मान के चलो कि आपके पास 4.5 से 5 महीने का टाइम है, ठीक है। और 4.5 से 5 महीने के टाइम में आपका जो टारगेट होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी आपका ठीक है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगता है अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए 125 प्लस मार्क्स, ठीक है। ये अच्छा टारगेट माना जाएगा, है ना। इसको तुम टारगेट मानो बढ़िया वाला। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा कमजोर है, उतना भी बहुत अच्छा नहीं है हमारा, तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको 100 प्लस मार्क्स का टारगेट करना चाहिए, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स का टारगेट, इससे कम मत करो। अगर आपकी आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है, आपको लगता है, तो भी 100 प्लस मार्क्स का टारगेट। और अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप 125 प्लस मार्क्स का टारगेट करिए। और बहुत अच्छा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो और भी ऊपर लेकर जाइए, है ना, ठीक है। लेकिन जो भी हो, क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन आपका जो टारगेट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टारगेट करोगे बेटा, वो आपका कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। 50 ही नहीं, मैं तो कहूंगा 55 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, इससे कम नहीं करो, ठीक है। इतना अटेम्प्ट करो। इससे कम अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम्हारे फेल होने का डर बहुत ज्यादा रहेगा। तो अटेम्प्ट इतना क्यों करना चाहिए, अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले क्यों इतना अटेम्प्ट करना चाहिए, इससे कम अटेम्प्ट करना बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे जब 1 करेक्ट आंसर होगा ना, तो 1 करेक्ट आंसर पे, करेक्ट पे क्या होता है, 2.5 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है, प्लस 2.5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन उसी समय 1 रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क आपका चला जाएगा। 1/3 मार्क चला जाने का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/3 मार्क मतलब 0.83 के आसपास आपका चला जाएगा। तो आप बहुत तेजी से आप नीचे की ओर भी आते हैं। तो ये 66 मार्क्स, सबसे पहले तो इसको काटो, इसको कभी मत अपने टारगेट जोन में कभी मत रखो कि 66 प्लस मार्क्स आ जाएगा और हम पास हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कभी मत रखो। तो दो बातों को मैंने पहले ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं रखना है। पहली कौन सी बात थी, पहली बात थी कि आप 67 मार्क्स का टारगेट बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि 33% मार्क्स आप अगर दिमाग में ही फिक्स कर लेते हो तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, कि आप 33% को भी एग्रीगेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं पे जाके स्ट्रिक्ट कर दिया है, और उस लिमिट में स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उस लिमिट को अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 33% मार्क्स भी वो पेपर के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। आज तक जो आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, तो आज के पेपर तक को जो देखा है आपने, उस पे आपने स्टैंडर्ड सेट किया है 33% मार्क्स। आपको मैं बताऊं, कैट के एग्जाम में अगर 33% मार्क्स भी आप लाते हो तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर यूपीएससी ने आपके क्वेश्चन को ऐसा बना दिया कि 33% मार्क्स तक भी पहुंचाना आपके लिए मुश्किल होगा, तब तो आप गए काम से, क्योंकि आपने अपना स्टैंडर्ड ही वही सेट किया है। तो ध्यान रखो, एग्जाम में यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड, तो आपको भी अपने स्टैंडर्ड को वैसा बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बाकी चीजों के बारे में कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं और हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखो बेटा, 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मान लो कि मैं ये सी सेट को 3 पार्ट्स में बांट रहा हूँ, 3 ही पार्ट्स में बांटूंगा ही, ठीक। कौन कौन सा, एक तो पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा वाला पार्ट होगा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो यहाँ पे सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट, तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएंगी यहाँ पे।
एक पार्ट CSAT 2026 का ही मान के चलो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली कि 3 पार्ट्स है ना हमारे पास, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, ऐसे। तो होता क्या है कि इसमें पहला पार्ट में आपको क्वांट्स, मान लो कि पहले पार्ट में मैं कहता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ठीक, दूसरे पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और यहाँ पे इसी में हम लोग मान के चलते हैं इसी को जनरल मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, मतलब सब रीजनिंग ही है, और साथ ही साथ एक होता है डेटा सफिशिएंसी। ये वाला एक पार्ट हो गया। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, 3 ही पार्ट में बांटते हो। तो मैंने ओवर द ईयर, आज से नहीं उस समय से क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज होते हुए देखा है। कैसे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज होते चले जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब सुन लो बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। इन दोनों पार्ट से हमेशा, अभी कुछ सालों से ये दोनों पार्ट मिलके कुछ सालों से लगभग 51 से लेकर 53 क्वेश्चंस तक आते रहे हैं। इनफैक्ट अभी अगर 2020 के बाद का पैटर्न देखोगे ना, तो 2020 के बाद के पैटर्न में चेक करोगे तो यहाँ पे लगभग 53 क्वेश्चंस अब तक आते रहे हैं, और यहाँ से 27 क्वेश्चंस आते रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। बिफोर या ऐसे करो, टिल 2020 से के बाद से टिल 2024। ठीक है, लेकिन 2025 में आया है 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन इस सेक्शन से, और यहां पे उससे पहले तक 27 आता था और इस बार 29 क्वेश्चंस। तो इससे तो एक बात तो सबसे पहले समझने को मिली कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चंस इधर बढ़े, 2 क्वेश्चंस इधर कम हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, इसको करें। तो बेटा मैं सबसे पहले आपसे यही पूछता हूँ कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, 2025 में क्यों फेल हो गए इतने बच्चे, जिनका सब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है उनका, फिर भी वो कॉम्प्रिहेंशन में ही फेल हो रहे थे, क्यों? इसका रीजन समझो, बहुत जरूरी बात होती है। 2 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर से पहली बात कि इतना कॉन्फिडेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मत लगा लो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टू गेट एडिशनल मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके मार्क्स को ऐड ऑन करने के लिए होता है, पास कराने के लिए नहीं होता है। ध्यान से सर समझो बात को। मतलब यहाँ पे अगर 29 के 29 क्वेश्चन भी कर भी लिया, 27 पहले मान के चलो कर भी लिया, तो भी मैंने क्या टारगेट दिया है? मैंने टारगेट दिया है 55 प्लस क्वेश्चन का। तो देखो तो 29 क्वेश्चन भी अगर मान लो तुम कर लेते हो तो अभी भी तुम 26 क्वेश्चन तुमको यहाँ से करना पड़ेगा। 27 क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी लगभग 30 क्वेश्चंस वहाँ से करना पड़ेगा, 28 क्वेश्चंस वहाँ से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वहाँ से, मतलब ये वाला पार्ट से क्वांट्स एंड एलआर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी तो ये करना पड़ा ना, इससे भाग नहीं पाए ना। तो ये इससे जो भागने की कोशिश करते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। तुम्हें पास यही कराएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग ही पास कराएगा। इसका रीजन, दूसरा चीज सुनो। ठीक है, पहली चीज जो मैंने बताया वो ये कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है वो मैसेज के ऊपर है, इन्फ्रेंस के ऊपर है, कंक्लूजन के ऊपर है, कौन सी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ जाती है कि वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ता है। ठीक, समझना पड़ता है। और उस समय यूपीएससी ने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, यूपीएससी ने क्या सोच के रखा है इसके लिए, अगर उसके साथ साथ अगर आपका मैच नहीं करेगा ना आंसर, तो आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर भी दिए ना, तो भी हो सकता है कि ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हो जाए आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर कोट नहीं करूंगा कि आप 29 क्वेश्चन करोगे तो 19 क्वेश्चन गलत हो जाए, या 14 क्वेश्चन गलत हो जाए, या 13, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा। बट यहाँ गलत, आपका जितना भी गलत होगा ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के काउंट को कम करेगा, और जितना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस के काउंट को यहाँ कम करेगा, उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस के काउंट को यहाँ उठाना पड़ेगा, आपको यहाँ से एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका डर था ना, आपके मन में जो डर था कि मैथ्स यार, रीजनिंग तो बहुत मुश्किल है यार, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं, नंबर सिस्टम पूछते हैं, डेटा सफिशिएंसी पूछते हैं, बड़ा ही टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको छोड़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ भाग लेते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ भागोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जो जो बच्चे भागे हैं, हाँ वो फेल हो गए हैं।
मैं आपको बता दूं, जिन्होंने इस पे पूरी तरह से रिलाई किया है वो फेल हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पे रिलाई किया है और इसको एडिशनल मार्क्स के लिए रखा है कि एड ऑन मार्क्स, यहाँ से मार्क्स को बढ़ाएंगे, वो कोई भी फेल नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी अभी बुरी नहीं है। और वो भी छोड़ दो, मैं तो कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम, अगले साल, ये कोई ज़रूरी है कि यहाँ 27 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन आया है तो अगले साल भी 27-29 में से कुछ आएगा? हो सकता है कि अगले साल यहाँ से 15 क्वेश्चन ही आए और बाकी के 65 क्वेश्चन इधर से आ जाए। किसी ने कोई मना कर रहा है? कोई कहीं लिखा हुआ है कि इधर से क्वेश्चन तुमको नहीं देगा और उधर से ही क्वेश्चन देगा? कहाँ लिखा हुआ है बताओ तो? ठीक है, हो सकता है इधर से 15 क्वेश्चन आ जाए और यहाँ से 65 आ जाए। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है यहाँ से यहाँ पे आ जाए तुमको 45 क्वेश्चन और बाकी जो बचा हुआ 35 क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाए, है ना? अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इधर से या उधर से, मैं बस इतना कहता हूँ कि आपको यूपीएससी ने एक पूरा सिलेबस दिया है, ठीक है, और आपके पास एक समय है, ठीक है, आपके पास टाइम है, तो यू हैव टू गो थ्रू द फुल सिलेबस, पूरे सिलेबस। ये सब कुछ नहीं कि सर ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कुछ नहीं, सारा पढ़ो। मैं जैसे ही बच्चा मुझसे कोई पूछेगा कि क्या पढ़ ले, तो मैं कहूँगा सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। हाँ, बाद के टाइम पे उन पे फोकस करो ज़्यादा, जिसके क्वेश्चंस तुम्हें मुश्किल लगते हैं करने में, दैट इज ओके, लेकिन पढ़ो सब, छोड़ो कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का। बाद में जब टाइम नहीं रहेगा तो फिर बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्या कर लोगे कि ज़्यादा अच्छा होगा, कितनी चीज़ों पे पॉइंट करोगे कि ज़्यादा अच्छा होगा, बट उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। लेकिन अभी तुम पूरे सिलेबस को पढ़ोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो यू हैव इनफ टाइम। तो यहाँ क्या क्या बातें थी? पहली बात तो भरोसा मत करो कि इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पूरी तरह से भरोसा करना बिल्कुल गलत होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नेग्लेक्ट करना बिल्कुल गलत होगा। आपको इससे क्वेश्चंस करने भी हैं, लेकिन इसको मार्क्स को ऐड ऑन करने के लिए रखना है। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि इस पार्ट में क्यों इंपॉर्टेंस होता है इसका समझो। तुमने क्वांट्स का कोई क्वेश्चन उठाया, आसान सा कोई क्वेश्चन, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। एक तो इजी अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे तुमको यहाँ पे। पहला इजी अप्रोच का क्वेश्चन होगा, ठीक है, फर्स्ट फेज का। दूसरा मॉडरेट अप्रोच का होगा, ठीक, और तीसरा डिफिकल्ट अप्रोच का होगा, मोस्ट डिफिकल्ट अप्रोच का। तो छोड़ो ना डिफिकल्ट अप्रोच के क्वेश्चन को, इस बार भी जो क्वेश्चन आया है डिफिकल्ट को छोड़ो ना, इजी और मॉडरेट को टारगेट करो ना पहले। इस बार भी जो डिफिकल्ट अप्रोच का क्वेश्चन आया है वो कुछ नंबर सिस्टम से आए हैं और कुछ या डेटा सफिशिएंसी से आया है, लेकिन तुम इजी और मॉडरेट अप्रोच के तो टैकल कर सकते हो ना मैथ्स में और लॉजिकल रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी के। तो अगर तुम्हें इजी और मॉडरेट अप्रोच के भी क्वेश्चंस को टारगेट किया ना बेटा, तो मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया क्वांट्स का, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन दिखेगा तुमको 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में अगर तुम्हारा आंसर किसी ऑप्शन से मैच किया ना, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रायिकता कहता है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपका आंसर सही होने का, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर सही होने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। मैथ्स का या लॉजिकल रीजनिंग को जब सॉल्व कर रहे होते हो, तो जो तुम्हारा आंसर आता है और वही ऑप्शन में तुमको दिखता है, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि तुम सही हो, बहुत हेवी चांस है, बहुत बड़ा चांस है कि तुम सही हो, मतलब तुम्हारा सही होने का चांस ज्यादा है, गलत होने का चांस कम है, ठीक है। ये याद रखो, ठीक, एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर वही चीज जो तुम्हारे मन में आंसर है और तुमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसको लगा दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा सही होने का चांस और गलत होने का चांस कुछ भी यहाँ डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे सही भी हो सकते हो, गलत भी, 50-50% हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो, कई बार तुम्हारा होगा, ठीक है, मान लेता हूं कि तुम्हारा 100% तुम श्योर हो, तो कुछ क्वेश्चन में श्योर हो जाओगे, सारे क्वेश्चंस में तुम 100% श्योर नहीं हो सकते हो। कई बार तुम्हें लगेगा गट फीलिंग से, अच्छा ये सही हो रहा है, तो ये गट फीलिंग नहीं चलता है वहां पे। तो यहाँ श्योरिटी की कमी होती है, लेकिन यहाँ श्योरिटी होता है, श्योरिटी ऑफ मार्क्स होता है, श्योरिटी, करेक्ट होने के चांस हाई होते हैं, यहाँ श्योरिटी हो जाता है। तो इसीलिए मैथ्स में आपको मेहनत ज्यादा करनी होती है, प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है, लेकिन श्योर एंड शॉर्ट आंसर आता है। और जब श्योर एंड शॉर्ट आंसर आएगा, तो हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स आपका बढ़ाता चला जाएगा। और यहाँ तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि हर एक क्वेश्चन मार्क्स को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो सेवियर है ना, वो सेवियर ये होता है, ठीक है,
ये नहीं, ये मार्क्स ऐड ऑन के लिए होता है। और यही 2025 में भी हुआ, पता है बहुत सारे बच्चों को तो जीएस में भी लग रहा था कि जीएस में फटाफट एग्जाम देकर आए और मिलाने लगे आंसर को कि चलो भाई इस फलाने इंस्टीट्यूट का देखते हैं, फलाने इंस्टीट्यूट का देखते हैं, और मिला लिया आंसर को, खुश हो गए। थोड़ी दिनों के बाद पता चला कि फेल हो गए। देखो इंस्टीट्यूट्स भी गलतियां करते हैं क्योंकि वो फटाफट आंसर देते हैं, फटाफट आंसर देते हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं उनसे, है ना। तो ये बात याद रखो बच्चे कि कभी भी आप अपने हिसाब से तैयारी करो, सही तरीके से तैयारी करो, थोड़ा समय लो, डीप कॉन्सेप्ट बनाओ अपना, और तब जाकर आप वहां पे जो दिखोगे ना वो बहुत अलग दिखोगे। ठीक, तो मैं अब इसमें क्या कहूँगा, मैं एक सिंपल सा आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा जिसको आपको यूज़ करना है। चूंकि हम लोगों के पास जो टाइम है वो लगभग 143 डेज का टाइम है, और हमारा जो स्ट्रेटजी होगा इसी को ध्यान में रख के बनेगा, और ये स्ट्रेटजी 3 पार्ट्स में होगा। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा बेटा, 3 पार्ट में से पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे जो लगता है वो है डीप कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले फेज में डीप कॉन्सेप्ट्स में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट में चले जाओ। ठीक, इसमें तुम्हें लगभग लगेगा 2 से 2.5 महीने का टाइम, मतलब लगभग 60 से 75 दिनों का टाइम तुमको यहाँ पे देना है। ठीक है, 2 से 2.5 मंथ्स का टाइम, ये तुमको पहला फेज में देना पड़ेगा टाइम। और डीप कॉन्सेप्ट में सब कुछ आएगा, तुम सीखोगे कॉन्सेप्ट को, फिर तुम उसको जो उसमें शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें आएंगी तुमको। कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा वाला जो यहाँ पे आएगा, सेकंड वाला फेज, तो सेकंड वाले फेज में तुमको पीवाईक्यूज करने होंगे बेटा, पीवाईक्यू। ठीक है, प्रैक्टिस। अच्छा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी क्या, तो ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज्यादातर बच्चे, सबसे पहला टारगेट पीवाईक्यू में किसका होगा, तो पहला टारगेट पीवाईक्यू में ये लगभग तुमको 1 महीने के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हो, 1 मंथ के आसपास, मतलब एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, नॉर्म जनरल जो हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ। तो 1 मंथ के आसपास दोगे तो सबसे ज़्यादा इसमें तुमको सीसैट पे फोकस करना है, वो सीसैट यूपीएससी का और पीसीएस का होगा। उसके बाद तुमको आगे जो इसमें सीडीएस एग्जाम होता है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, चूंकि यूपीएससी का ही एग्जाम होता है, तो देखोगे कि सीडीएस के अर्थमेटिक्स का या नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न और सीसैट का पैटर्न सेम होता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट तुमको सीसैट में दिख रहे होते हैं। तो इसीलिए इसके पीवाईक्यूज को करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं सबसे ज़्यादा ये क्यों कराता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ ये सब, है ना, तो सालों सालों से पढ़ाता रहा हूँ। फिर उसके अलावा सीएपीएफ ले लो, थोड़ा बहुत सीएपीएफ का भी काम आएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत कैट वगैरह का भी काम आएगा, जो कैट में पुराने पुराने समय में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना अर्थमेटिक्स के, वो सब काम आता है। कुछ रिसेंटली भी जो आए हैं वो भी काम आते हैं। ठीक है, सारे नहीं कहूँगा, बेसिक मतलब ये नहीं कहूँगा डीपली कैट में जाना होगा, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैट से भी हम लोग उठाएंगे। तो ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस का जो सेशन होगा ये तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, और तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस तो चल ही रही है पीवाईक्यू की। तो तीसरा जो फेज आएगा ना बेटा, वो तीसरा फेज तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगा, और वो होगा उसके बाद आएगा टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस का। ये टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ये 3 फेजेस मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, ये भी तुम जैसे मान लो 2 से 2.5 महीने में ये हुआ, अगले 1 महीने में ये, तो 1 महीने या उससे अब ऊपर जितना भी दिन हो मिलता है तुमको, इनफैक्ट पूरा 5 महीना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 4.5 महीने से ऊपर मिलेगा, तो मोर देन 1 मंथ। ठीक है, ये मोर देन तुम 1 मंथ मान के चलो। ठीक है, 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा तुमको मिलेगा, तो वो जो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा ना 1 मंथ से, हाँ, उसको तुमको टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस में डालना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और ये टेस्ट, जितना भी तुम टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस करोगे इन दौरान, हाँ, तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा एक तो पहले डीप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे भी सीख गए तुम, फिर उसको यूज़ किया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया तुमने बहुत अच्छे से। फिर टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस के दौरान तुमने हर तरह का क्वेश्चन देखा, ऑलरेडी किया हुआ है। एनालिसिस का मतलब ही है कि तुम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तो तुम बहुत हद तक तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी कि नए नए क्वेश्चंस भी अगर तुम्हें दिखेंगे ना, तो तुम्हें कम से कम पता होगा कि कौन सा अप्रोच हमें रखना है एग्जाम को टैकल कर, मतलब क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत काम की बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये हम अगर ऐसे करेंगे तो ये 143 डेज में अच्छा पकड़ बना सकते हैं अपने प्रिपरेशन पे। ये स्ट्रैटेजिकली अच्छा प्रिपरेशन का पकड़ हो जाएगा, और फिर तो कहीं ना कहीं
तुम खुद ही अपने आप को समझ चुके होगे कि हाँ हम तैयार हैं। तो इसका ना, चूंकि हमारे पास ये लगता तो है कि 143 डेज अभी टाइम है, लेकिन वो ऐसे हाथ से निकलेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा। तो अब एकदम तैयार हो जाओ, बिना वक्त गवाए हुए, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, शुरू करो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कितना पढ़ाई करें, बेटा वो अपने हिसाब से तुम चेक करो कितना पढ़ाई करो। बस इतना समझ लो कि मेंस की तैयारी का कोई महत्व नहीं है, ये एलिमिनेटर बन चुका है, ठीक है। सीसैट एलिमिनेटर की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं तो मतलब ड्रीम किलर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अगर तुम सीसैट को क्रैक करोगे ही नहीं, ठीक है, प्रीलिम्स का पहला दरवाजा टूटेगा ही नहीं, तो मेंस कैसा। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो मेंस के चक्कर में फंसे रहे हैं कि मेंस में क्या करेंगे। अरे मेंस तो बाद की चीज है ना, ये तो इंस्टीट्यूट ने तुम्हें बता दिया, इंस्टीट्यूट ने तुम्हें फंसा रखा है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने तुम्हें ये कभी बताता है कि पहले प्रीलिम्स कर लो फिर मेंस। अरे भाई आप जीएस में तो फिर भी चलो मेंस में कर रहे हो, प्रीलिम्स में कर रहे हो, काम करेगा, सीसैट में कहां से करेगा। तो याद रखो, मेंस मेंस मत देखो, आगे मत देखो, पहले सामने देखो, एक दरवाजा टूटना जरूरी है। मेंस में सीसैट ने पिछले साल 2025 में हजारों नहीं लाखों लाखों स्टूडेंट को रोक दिया है भाई। तो इस बात को समझो कि अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मत मान के चलना, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। तो सीसैट ने अच्छे अच्छों को धक्का दे दिया है, तो आपको सारा का सारा प्रीलिम्स धरा रह जाएगा। एक ही तरह का प्रिपरेशन मत करते रहो जी, कि आपको कोई सब्जेक्ट में बड़ा मजा आ रहा है तो केवल वही पढ़े जा रहे हैं, नहीं वो नहीं है। आपको बैलेंस स्टडी करना पड़ेगा, ये बैलेंस्ड स्टडी ही आपको बाहर निकालेगा, इससे पास कराएगा। तो पहले प्रीलिम्स का अब टाइम आ चुका है, मेंस वेंस को थोड़ा साइड रखो। मेंस में जीएस कोई, अगर जीएस कोई सपोर्ट कर रहा है जीएस का सब्जेक्ट, तो दैट इज ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें तो काम करेंगे ही, ठीक है। अब करंट अफेयर्स पे मारा मारी मत करो, करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, तो उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है, क्योंकि आजकल कन्वेंशनल जीएस आता है, करंट अफेयर्स भी कन्वेंशनल जीएस के फॉर्म्स में आते हैं। ये पिछले 15 साल से ऐसा पेपर बन रहा है, पता नहीं इंस्टीट्यूट वगैरह क्यों इस तरह से स्टूडेंट को उलझा के रखती है। खैर उस पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ कि जो भी तैयारी करनी है सटीक तरीके से करो, सीसैट को अच्छे से अभी से टाइम देना शुरू करो, प्रीलिम्स में क्रैक होगा तभी आगे मेंस के बारे में सोच पाओगे। मैं नहीं तो मेंस तैयारी करके, हाँ अभी की तैयारी करते ही रह जाओगे, अगले 2 साल तक, फिर 3 साल तक सीसैट घुसने ही नहीं देगा अंदर कि तुम मेंस का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो पहले इसको फोकस करो, कितना एग्जाम कितना टाइम दे, तो कितना भी टाइम दो, हमें मुझे नहीं पता है कि तुम कितना टाइम दे सकते हो, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम इतना इस डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छी प्रैक्टिस कर तैयारी करना चाहते हो, तो तुम्हें लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, 2.5 से 3 घंटे डेली बेसिस पे देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ 5-6 घंटे का टाइम है, वो तुमको देना है जीएस पे। अब तुम कैसे देते हो ये तुम्हारा बेटा वो है, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि 2.5 से 3 घंटे अभी से अगर तुम देते हो ना सीसैट पे, हाँ, तो तुम बहुत अच्छा काम करोगे। मतलब 1.5 घंटे तुम कॉन्सेप्ट को सीखो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो, फिर 1.5 घंटे कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर 1 घंटे प्रैक्टिस करो। तो ऐसे कर करके तुम क्या होगा कि बहुत अच्छा करने लगोगे। अब कई बार बुक्स में बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा बुक्स, तो देखो बेटा, यहाँ सीसैट में ना बुक्स बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बेस लेवल पे तो मैं बता भी दूं, लेकिन जब अंदर एंटर करते हो ना, तब समझ में आएगा कि ये तो वेरियस वेरियस अलग अलग तरह के बुक्स हैं। जिसको अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या बुक बताऊंगा, एक बुक मान लो जैसे मैं जीमैट प्रेप गाइड का नाम लेता हूँ कि तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन तुमको कई बार बिजनेस पेज को पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर का, कई बार गेम्स पेज पढ़ना पड़ता है, कई बार बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने पड़ते हैं, कई बार अलग अलग मैगजीन्स नॉवेल्स पढ़ना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन सा बुक तुम्हें बता दिया जाए ऑथेंटिसिटी के साथ, ठीक है, डिफिकल्ट है। बट फिर भी कुछ ऐसे बुक्स हैं जो तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं एक चार्ट है मेरे पास, जब मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मैं कई खैर तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कई इंस्टीट्यूट हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें से एक इंस्टीट्यूट में मैंने ये बना के दिया था, तो वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। ये ना ये टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, और इसके साथ साथ ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। चलो खैर इस पे भी कभी आएंगे, इसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा क्या क्या पढ़ना होता है, ये कैसे कैसे मार्क्स आए हैं इसको, ये भी एक बना के दे दूंगा मैं तुमको। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे बच्चे पूछते हैं ना क्या पढ़ना है, तो ये है जो मैं बताता हूँ कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ना जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं समझता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और बेसिक के लिए तो ये आर एस अग्रवाल बेसिक के लिए एकदम ठीक है। आर एस अग्रवाल रखो, बेसिक तुम्हारा ठीक रहेगा।
अगर तुम अपनी खुद की तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया है। फिर नंबर सिस्टम का बहुत ही लेवल हाई है बच्चे, मतलब बेसिक कहने का मतलब कि है पूछ रहे हैं बेसिक, लेकिन तुम जब अंदर घुसोगे ना तब पता चलेगा कितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी से शुरू करोगे ना तो 5 से 10 होना चाहिए। 5 से 10th क्लास तक का एनसीईआरटी तो तुम्हें कम से कम पता होना ही चाहिए। फिर एसके वर्मा जैसी किताब होनी चाहिए, कुछ कुछ अरुण शर्मा, मैंने एसके वर्मा कर दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसका उसका कम से कम नंबर सिस्टम तो जरूर ही कर लो एसके वर्मा का। और भी किताबें हैं लेकिन कितनी किताबें मैं बताऊं मुझे समझ नहीं आता है। बाकी उसके बाद मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करो, ठीक है। तो अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में एक किताब जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होता है ना, तो इसमें एक ये है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। ये भी तुमको आर एस अग्रवाल की ही किताब होगी, ठीक है, बाय आर एस अग्रवाल। तुमको ये किताब लेनी है बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है बेटा। और उसके बाद वो एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, एम के पांडे, बड़ी अच्छी किताब है, अगर इसको पढ़ पाए ना तो बहुत मस्त मस्त किताब है। मतलब वही जैसे स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें जो पढ़ते हो ना तुम ये एम के पांडे से पढ़ोगे, ये तुमको सपोर्ट करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में तो करेगा ही, एनालिटिकल रीजनिंग में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, दिशा पब्लिकेशन मुझे पसंद है, थोड़ा कम एरर रहता है इसमें, इसीलिए इसका पीवाईक्यू मैं कहता हूँ कि इसका ले सकते हो। और जी मैट प्रेप गाइड, जो मैंने बोला ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए, वैसे तो अलग अलग चीज़ होता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जी मैट किताब प्रेप गाइड अगर तुम्हारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो डेट कैन हेल्प यू अ लॉट। और उसके बाद जैसे एक इंस्टीट्यूट जैसे बाजीराव एंड रेड्डी में मैं पढ़ाता हूँ, और कई और भी इंस्टीट्यूट है, संकल्प आईएएस, बहुत सारे हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए बनाता रह रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे नोट्स वगैरह दिए जाते हैं ना, वहाँ के मटेरियल्स यूज़ किए जाए तो अच्छे अच्छे होते हैं। तो उसी तरह अगर मान लो जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर पढ़ना चाहें आप, आप तैयारी कराओगे हमारी, अगर हम आपसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपसे कैसे, मतलब हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो अगर तुम तैयारी करना चाहते हो ना तो मेरा एक रिनोन्ड कोर्स है, वैसे तो तुम मेरे बारे में पता करना चाहोगे तो मैं तुम्हें समझा दूँ कि हम्म, हम्म। तो जैसे ही तुम इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी लिखोगे ना तो तुम देखोगे मेरा ही नाम तुमको आएगा, ठीक है। इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी लिखोगे, यहाँ पे ही लिख दोगे ना, जैसे मान लो आ, यहाँ लिखते हो इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी। क्या हो गया भाई, कुछ हो गया है क्या इसमें, ये आजकल लेख क्यों नहीं रहा है। हम्म, देखो इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी, देखो कुमार अभिषेक कुमार मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया होगा, csat.kumarmathematics. मेरा वेबसाइट है, सी सैट, अभी तुमको दिख जाएगा, csat.kumar, लैंडिंग पेज जिसको तुम कह सकते हो, कुमार मैथमेटिक्स डॉट इन, ये csat.kumarmathematics.in है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ ठीक से देख लो csat.kumarmathematics.in ऐसा तुम्हें दिखेगा। और हम मेरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना निर्भीक 3.0, ये फुल कोर्स के लिए है, जिसमें आपको सर्च जो सारी चीज़ें होती है, रीडिंग, रिकॉर्डिंग सेशंस होता है, लाइव सेशंस होता है, लाइव डाउट सेशंस होंगे, और टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस होगा, मतलब कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। तो इसके बारे में तुम जान सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी नामी है, इसमें भी तुम जैसे इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी करोगे ना तो, और मेरे बारे में यहाँ पता करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। देखो अभी सबसे पहले निर्भीक नाम ही आया ना गूगल पे, निर्भीक 3.0 सीसैट 2026, ठीक है। तो ये बहुत हिट कोर्स है मेरा। तो इसमें अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन वाया ऐप क्लिक करोगे ना, ऐप अपने आप ज्वाइन कर लोगे, या फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हो। जो आईफोन यूज़र्स हैं वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरा ORG कोड यूज़ करेंगे UOPDV, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स चलने लगेगा। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है। और व्हाट्सएप पे चैट करना हो तो इसको क्लिक कर दो, सीधा ऐसे क्लिक करोगे, देखो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये वाला जो देख रहे हो, इस पे तुमको फ्री पीडीएफ्स वगैरह क्या बटन है, ये क्लिक करोगे वो तुमको मिल जाएगा टाइम एंड अगेन। तो अगर चाहते हो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना मेरे साथ, कुमार अभिषेक के साथ, तो मैंने जैसे बताया है मैं उसी तरह से अभी प्रिपरेशन कराऊंगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी सून एज इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को कोप अप कर पाना। अभी के लिए आसान है, ठीक है। बाद में आओगे भी तो तुम्हारा ही मेहनत ज़्यादा लगेगा, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो कराता ही रहता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। तत्काल के लिए टेक केयर। मैं इसी तरह आऊँगा और तुम्हें अब यहाँ से जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, हमारी जो तैयारी करने का जो तरीका होगा, हाँ, वो ऐसे ही चलता रहेगा। बाय गाइस, सी यू, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। तैयार हो जाओ, बहुत कम समय है, डोंट वेस्ट योर टाइम।